हेलो एवरीवन, दिस इज युजाद वाचिंग अल्केमिस्ट एकेडमी। सो बच्चों, लास्ट वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था कॉन्शियसनेस। उसके पहले हम लोगों ने मेटाबॉलिज्म डिस्कस किया था, रिप्रोडक्शन डिस्कस किया था, ग्रोथ डिस्कस किया था। बहुत सारी प्रॉपर्टीज हम लोगों ने डिस्कस कर ली थी। ह्यूमन के रिलेटेड हम लोगों ने सेल्फ कॉन्शियसनेस डिस्कस की थी, है ना। तो बहुत सारी चीजें हम लोगों ने डिस्कस कर ली थी वहाँ पे। सेंसिटिविटी वगैरह क्या होती है एंड स्टिमुलस क्या होता है, ये सारी चीजें आपको मिल जाएंगी प्रीवियस वीडियोज में। क्योंकि ये वीडियो एनसीईआरटी बेस्ड है तो हम लोग ज़्यादातर एनसीईआरटी को फोकस करते हुए चल रहे हैं। और जैसा कि मैंने कई बार बताया है आपको कि बेटा हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, थोड़े बहुत एग्जाम्पल इधर उधर से लेते हैं, थोड़ी बहुत वर्ड्स हम यहाँ पे आपको समझाने के पर्सपेक्टिव से लेते हैं और इस वजह से हम यहाँ पे इंक्लूड करते हैं। तो आई होप कि आपको वीडियो समझ में आ रहे होंगे और पसंद आ रहे होंगे। आपके लिए 11th क्लास में हो या फिर आप नीट की तैयारी करें, अच्छी खासी आपको रिवीजन यहाँ पे आसानी से हो जाएगा और ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो आप मज़ेदार तरीके से इसको पढ़ सकते हैं ना। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि हर एक सिंगल डिटेल को जो है वो इंक्लूड करूँ यहाँ एनसीईआरटी पे, है ना। हमारी सीरीज है लाइन बाय लाइन, तो हम उसे लाइन बाय लाइन ही कंसीडर कर रहे हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का जो टॉपिक है हम लोग डिस्कस करेंगे, जैसा कि आप देखें लिविंग वर्ड का जो चैप्टर है उसमें ही हम लोग डिस्कस करेंगे। नया वाला टॉपिक है ना हमारे इसमें। अगर मैं अपने बारे में थोड़ा सा बताऊं तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरे बारे में यहाँ पे थोड़ी बहुत चीजें यहाँ लिखी हैं, आप पॉज करके पढ़ सकते हैं। एंड नाउ अब हम बात करते हैं कि हमारा जो नया टॉपिक होगा वो कौन सा है। तो हम लोग पढ़ने वाले हैं आज बायोडाइवर्सिटी। क्या पढ़ेंगे? बायोडाइवर्सिटी पढ़ने वाले हैं। बेसिकली बायोडाइवर्सिटी हम लोग को स्टार्ट करनी है आज के वीडियो में, ठीक है। ये नया टॉपिक होगा हमारा। तो जब हम इसको पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे, लेकिन अभी थोड़ा सा पहले मैं आपको एक आइडिया दे दूं व्हाट इज बायोडाइवर्सिटी, एंड देन आफ्टर आपको समझ में आ जाने लगेगा, मुझे लगता है आएगा कि बायोडाइवर्सिटी एक्चुअल में होती क्या है ना। थोड़ा सा हम लोग उसको देख लेते हैं पहले। तो यहाँ पे अगर मैं बायोडाइवर्सिटी की बात करूँ, ठीक है, आई होप कि आपको क्लियर दिखाई दे रहा होगा। बायोडाइवर्सिटी, ठीक है। ये वर्ड जो है अपने आप में दो वर्ड से मिलके बना हुआ है। कैसे बेटा? दो वर्ड से। एक है बायो और दूसरा जो वर्ड है वो है डाइवर्सिटी। आपको नाम देख के ही समझ में आ रहा होगा, है ना। कोई भी देख के बता देगा कि इसमें दो अलग अलग वर्ड्स हैं जो इसमें आपको दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे अगर हम बायो की बात करें तो आपको पता है बायो का मतलब होता है लिविंग बीइंग या लिविंग की बात की जा रही है, ठीक है ना बच्चा। और यहाँ पे अगर हम इसकी बात करें डाइवर्सिटी का मतलब एक तरह से कह सकते हो वेराइटी, अलग अलग तरह की चीजें, है ना, अलग अलग तरह के लिविंग ऑर्गेनिज्म। एक तरह से हम समझ सकते हैं कि लिविंग ऑर्गेनिज्म तो है ही, लेकिन वैरायटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म है। डिफरेंट काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म आपको देखने को मिल रहे हैं यहाँ पे। तो जब डिफरेंट काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म जो है ये सब मिलके हमें क्या बना रहे हैं, एक तरह से बायोडाइवर्सिटी बना रहे हैं। जो हमारा बायोडाइवर्सिटी है उसको कुछ तो एरर हो गया था, तो हम लोग फिर से एक बार लिख लेते हैं ना। तो हम यहाँ बात कर रहे थे द वेराइटी ऑफ लाइफ फॉर्म्स, है ना, किसकी? अलग अलग जो लाइफ फॉर्म हमें देखने को मिल रहे हैं यहाँ पे, इनकी वैरायटी, ठीक है बेटा। लाइफ फॉर्म्स एंड जो हैबिटाट है जिसमें जो लिविंग ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं, जो उनकी रहने की जगह है एक तरह से, है ना। हैबिटाट की अगर हम बात करें, क्या है? हैबिटाट, है ना। उनके जो रहने की जगह है उसकी अगर हम बात करते हैं, हैबिटाट फाउंड इन अ डिफाइंड एरिया। किसी एक डिफिनिट एरिया में, किसी एक पर्टिकुलर पहले से कह सकते हो नोन या डिफाइंड एरिया में जो पाए जाने वाले नंबर ऑफ स्पीसीज होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, और वहाँ का जो हैबिटाट होता है, ये सब मिलके क्या बनाता है? टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट बायो डाइवर्सिटी। या हम इसे सिंपल वर्ड्स में कह सकते हैं, और हम इसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? द होल वेराइटी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। आपको आपको दिखाई दे रहा होगा, है ना। जो डिफरेंट काइंड ऑफ वेराइटी, सिंपल वर्ड में आप समझ सकते हैं कि जो हमारी वेराइटीज हैं डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ, उन्हीं को हम क्या कह रहे हैं? एक तरह से बायोडाइवर्सिटी कह रहे हैं। अब ये जो बायोडाइवर्सिटी टर्म दिया था, इस टर्म की बात कर लेते हैं। तो ये जो टर्म है बेटा, है ना, इस टर्म को किसने दिया था? तो एक साइंटिस्ट थे, WG रोजन, इन्होंने दिया था। और ये ऑलमोस्ट शायद 1985 की बात है, उस समय इन्होंने इसको दिया था। कौन सा वर्ड है?
बायोडाइवर्सिटी। तो आई होप कि दो तीन चीज बातें आपको क्लियर हो गई होंगी आसानी से इसमें, है ना। अब हम लोग लाइनों को देख लेते हैं जल्दी से फटाफट, जो आपको समझ में यहाँ पे आसानी से आ जाएंगी। क्या है हमारी लाइनें, देखते हैं। यहाँ पे मेंशन किया गया है बायोडाइवर्सिटी के बारे में, तो हम लोग उसी को डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है बेटा। चलो, लिखा हुआ है यहाँ पे, इफ यू लुक अराउंड, हम थोड़ा सा कलर कंट्रास्ट वाला को चूज कर लेते हैं। मुझे लग रहा है ये ठीक से दिखाई नहीं दे रहा है, तो हम लोग कलर कंट्रास्ट वाला चूज करेंगे, ये रेड वाला, ठीक है। चलो, तो हम करने वाले हैं, यहाँ पे मेंशन किया गया इफ यू लुक अराउंड, मतलब जब हम आसपास अपने देखते हैं, यू विल सी अ लार्ज वेराइटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, डिफरेंट डिफरेंट वेराइटी ऑफ ऑर्गेनिज्म को हम देखते हैं। हम जू जाते हैं, आप गए होंगे, कई बार जू गए होंगे, तो क्या होता है वहाँ पे, कभी हमें लायन देखने को मिलता है, टाइगर देखने को मिलता है, गोरिल्ला देखने को मिलता है, बहुत अलग अलग तरह की, है ना, जू के अकॉर्डिंग बहुत सारे वहाँ पे अलग अलग तरह के ऑर्गेनिज्म रखे होते हैं, बर्ड्स होती हैं, फिशेज होती हैं, क्रोकोडाइल्स होते हैं ना, बहुत सारी ऑर्गेनिज्म वहाँ देखने को मिलते हैं। तो जो वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिज्म की बात कर रहे हैं यहाँ पे हम ना, बी इट पॉटेड, चाहे मतलब ये कह रहे हैं आप कि अगर हम नॉर्मली नेचुरली हम जू की बात ना करें, नेचुरली अगर हम अपने आसपास देखते हैं तो हो सकता है बहुत सारे ऐसे प्लांट हो जो गमले में लगाए हुए हैं, बहुत सारे इंसेक्ट हो जो उन पे उड़ रहे हैं इधर उधर, है ना, बर्ड्स हो जो आप देख रहे हैं उड़ते हुए इधर उधर, या आपके पेट्स जो हैं वो भी, या जो अदर एनिमल कोई भी आप देखते हो या प्लांट्स देखते हो, उनकी बात कर रहे हैं हम। ये सारी चीजें देखते देखते हैं ना, तो उन्हीं की बात यहाँ पे की जा रही है। आगे है, देर आर ऑल्सो सिवरल ऑर्गेनिज्म, और बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जिनको हम देख नहीं सकते, दैट यू कैन नॉट सी विद योर नेकेड आई, है ना, हम अपनी नेकेड आई से नॉर्मली देख नहीं सकते। आप सोचो कैसे हमने देख लिया, नहीं, ऐसे हम नहीं देख पाएंगे, है ना, हमें माइक्रोस्कोप लगाना पड़ेगा। उन्हें माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं, इसका मतलब ये कैसे ऑर्गेनिज्म की बात की जा रही होगी, माइक्रोस्कोपिक, है ना, ऑर्गेनिज्म जो होते हैं उनकी बात यहाँ पे की जा रही होगी, ठीक है। आगे, बट दे विल, सॉरी, दे आर ऑल अराउंड यू, है ना, ये सब के सब यहाँ पे क्या है, पाए जा रहे हैं, भले ही आप हमें, मतलब हम उनको देख नहीं पा रहे हैं, है ना, हमें आसानी से दिखाई नहीं देते, बट वहाँ पे बहुत सारे ऑर्गेनिज्म हैं हमारे आसपास, बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जैसे फंगस है, बैक्टीरिया है, वायरसेस है, जिसको हम लिविंग तो नहीं समझते हैं ना, मतलब लिविंग है बट ए सेलुलर है, ठीक है, वो सर्टेन कंडीशन पे ही लिविंग तरह बिहेव करता है, ये आप पढ़ेंगे आगे चल के, ठीक है बेटा। आगे है, इफ यू वर इंक्रीज द एरिया ऑफ, मतलब अब थोड़ा सा इसको पहले मैं समझा दूं आपको तो शायद आपको थोड़ा और क्लियर हो जाएगा, ठीक है बच्चा। ये आपने अगर नोट करना है तो नोट कर लीजिए, मैं इसको इरेज कर रहा हूँ। तो हम लोग यहाँ पे इरेज करते हैं जल्दी से इसको, फटाफट इरेज कर देंगे। यहाँ पे सिंपली कहने का मतलब ये है कि मान लो आप एक छोटे से जंगल में गए, या छोटा सा बड़ा सा जैसा भी जंगल है, आप फॉरेस्ट में गए, तो उस फॉरेस्ट का कोई एक पर्टिकुलर एरिया होगा। लेट्स सपोज कि हमारा जो फॉरेस्ट है, ये जो फॉरेस्ट है, ये पूरा हमारा जो वाइट, मतलब ये जो कैनवास दिख रहा है पीछे, ये पूरा हमारा फॉरेस्ट है, ठीक है। अब इस फॉरेस्ट के अगर हम किसी पर्टिकुलर एरिया से स्टार्ट करते हैं अपने स्टडी को या फिर अपने सर्च को स्टार्ट करते हैं, जैसे हमने इतना डायमीटर का मतलब इतना एरिया ले लिया, ठीक है, तो यहाँ पे हो सकता है हमें एक, दो, तीन, थ्री टाइप्स के ऑर्गेनिज्म देखने को मिल जाए, सपोज है ना कि मिल सकते हैं ना, या इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन अभी हमने सपोज किया कि थ्री टाइप के ऑर्गेनिज्म है। तो यहाँ पे टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म कितने हैं, थ्री टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स, है ना। अब अगर हम इस सर्च एरिया को बढ़ाते हैं, क्योंकि फॉरेस्ट तो बहुत बड़ा है, जैसे ही हम सर्च एरिया को बढ़ाएंगे, तो सर्च एरिया बढ़ाने की वजह से हमें हो सकता है, अब ये तीन तो मिल ही रहे थे, इसके अलावा भी हमें बहुत सारे जो ऑर्गेनिज्म है वो देखने को मिल जाए, जैसे ये डिफरेंट काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म देखने को मिले। तो मतलब ये है कि जैसे जैसे हम इंक्रीज करते हैं अपना एरिया सर्च का, वहां पे हमें नए ऑर्गेनिज्म भी देखने को मिलेंगे, कहने का ये मतलब है, ठीक है बेटा। तो वही यहाँ पे समझाने की कोशिश इन्होंने की है कि इफ यू वर टू इंक्रीज द एरिया, जब आप एरिया इंक्रीज करते हो, दैट यू मेक ऑब्जर्वेशन इन, जिसको आप ऑब्जर्व करना चाहते हो, है ना, या कर रहे होंगे, रेंज एंड वेराइटी ऑफ ऑर्गेनिज्म दैट यू सी वुड इंक्रीज, है ना, ऐसा हो सकता है कि जो रेंज है, जो वेराइटी ऑफ ऑर्गेनिज्म है, वो क्या हो जाए, इंक्रीज हो जाए, है ना। आप एग्जांपल ले सकते हो, जैसे अपने घर का एग्जांपल ले लो, अपने सिटी का एग्जांपल ले लो, तो जब आप घर में बैठे हो तो कितने लोग दिखाई दे रहे हैं आपको, 4, 6, 10 लोग, लेकिन जैसे ही आप बाहर निकल के मोहल्ला देखते हो तो वहाँ पे 50 लोग, 100 लोग, फिर और थोड़ा एरिया बढ़ाते हो तो और ज्यादा लोग, और अलग अलग तरह के लोग, है ना।
अलग साइज के, अलग शेप के, अलग वैरायटी के, और हो सकता है डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनिज्म भी आपको मिले, है ना, कहीं पे मेढक है, कहीं पे नहीं है, कहीं पे स्नेक है, कहीं पे नहीं है, कहीं पे चींटियां है, कहीं पे नहीं है। तो ये क्या है, आपने एरिया बढ़ाया और आपका ऑर्गेनिज्म के टाइप बढ़ गए, वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिज्म बढ़ गए। ठीक है, आगे एग्जाम्पल दिया गया है, ऑब्वियसली इफ यू वर टू विजिट अ डेंस फॉरेस्ट, अगर कह रहे हैं कि अगर आप एक डेंस फॉरेस्ट में विजिट करते हो, यू वुड प्रोबेबली सी मच ग्रेटर नंबर ऑफ, यानी अगर हम एक डेंस फॉरेस्ट में, एक बहुत ही भयानक फॉरेस्ट में ना, एक जो घना फॉरेस्ट है उसमें हम घुसते हैं, तो वहां पे हमें क्या देखने को मिलते हैं, बहुत डिफरेंट काइंड ऑफ, यानी बहुत ज्यादा नंबर मिलेगा वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिज्म की, है ना, ग्रेट नंबर ऑफ जो ऑर्गेनिज्म मिलेंगे, और उनके काइंड्स भी, उनके टाइप भी बहुत सारे मिलेंगे, है ना। दो चीजें यहाँ पे आपको समझने वाली है कि अगर हम डेंस फॉरेस्ट में घुसते हैं, जाते हैं, स्टडी करते हैं, जैसे फॉरेस्ट का एग्जांपल लिया था, तो वहां पे आपको वैरायटी भी ज्यादा मिलेगी और नंबर ऑफ स्पीसीज भी ज्यादा मिलेंगे, है ना, नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म भी ज्यादा मिलने वाले हैं। ठीक है, किसी भी डेंस फॉरेस्ट के अंदर। आगे है ईच डिफरेंट काइंड ऑफ प्लांट। अब यहाँ पे थोड़ा सा स्पीसीज को बताने की कोशिश की गई है कि जितने भी डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म है, फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें, आप घर में हैं, घर में आपने अपने जैसे और लोगों को देखा, यानी अपने मम्मी पापा भाई बहन को देखा, तो आप एक टाइप के ऑर्गेनिज्म हो गए, एनिमल हो गए, है ना, हम लोग भी एनिमल में ही आते हैं ना, ऐसा मत सोचना कि हम लोग एनिमल में नहीं है, तो हम लोग एक एनिमल टाइप में हो गए, है ना, हमारा एक टाइप हो गया। फिर आप जब इधर उधर घूम रहे हो तो आपने देखा कुछ चींटियां जा रही हैं, ये अनदर टाइप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म हो गया, है तो वो भी लिविंग, तो सेकंड टाइप, दो टाइप के आपके ऑर्गेनिज्म मिल गए। फिर आप इधर उधर घूमे, आपने देखा रात हो गई, बैट, चिड़िया मतलब बैट जो है वो इधर उधर घूम रही है, तो बैट क्या हो गया, चमगादड़ जिसे आप कहते हो ना, बैट, तो वो भी हो गया, थर्ड टाइप का ऑर्गेनिज्म हो गया। ठीक है, फिर रात हो गई, शाम हो गई, मच्छर काटने लगे आपको, मच्छर भी क्या हो गया, फोर्थ टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म हो गया। तो ऐसे क्या हुआ, डिफरेंट टाइप ऑफ, डिफरेंट वेराइटी ऑफ ऑर्गेनिज्म मिला आपको, और यही ईच एंड एवरी वेराइटी जो है ये रिप्रेजेंट करता है एक नई स्पीसीज को, बेटा एक स्पीसीज को रिप्रेजेंट करता है बेसिकली, है ना। वही यहाँ पे बताने की कोशिश की जा रही है, ईच डिफरेंट काइंड ऑफ प्लांट, जितने भी हम आसपास के डिफरेंट डिफरेंट प्लांट देखते हैं, एनिमल देखते हैं या ऑर्गेनिज्म देखते हैं, दैट यू सी, है ना, रिप्रेजेंट्स अ स्पीसीज, क्या रिप्रेजेंट करता है बच्चे, स्पीसीज को रिप्रेजेंट करता है ना। और अगर हम बात करें अभी तक लिविंग ऑर्गेनिज्म जितने भी हैं, उनमें वैरायटी ऑफ स्पीसीज कितने खोजे गए हैं या फिर कितने डिस्कवर्ड हैं, तो वो है ऑलमोस्ट हमारे पास 1.7 टू 1.8 मिलियन स्पीसीज, है ना, ये डिफरेंट स्पीसीज हैं। हालांकि कुछ साइंटिस्ट का मानना है कि जो पूरा लिविंग स्फीयर है हमारा, जिसमें हमारी लाइफ एग्जिस्ट करती है, यहाँ पे बच्चे 5 से 10 मिलियन तक लाइफ हो सकती है ना, बट स्टिल बहुत सारी ऐसी लाइफ फॉर्म्स हैं जो अननोन है, और ऐसी बहुत सारी लाइफ फॉर्म है जो लगातार हम डिस्कवर कर रहे हैं, डेली कुछ ना कुछ डिस्कवर हो रहा है, और ऐसे बहुत सारे ऑर्गेनिज्म भी हैं, लाइफ फॉर्म भी हैं, जो डेली किसी ना किसी वजह से, ह्यूमन एक्टिविटी की वजह से या किसी नेचुरल हैजार्ड की वजह से क्या हो रहा है, उसका एक्सटेंशन हो जा रहा है ना। तो ये सतत मतलब लगातार ऐसा हो रहा है, चलता जा रहा है, इवोल्यूशन की तरह, जैसे लगातार है ना, इवोल्यूशन एक प्रोसेस है जो एक जगह रुका नहीं है, वो चल ही रहा है, तो वैसे ही यहाँ पे भी ये चलता जा रहा है। ठीक है, वही है बेटा, अब यहाँ पे क्या है, देखो आगे लिखा हुआ है दैट आर नोन एंड डिस्क्राइब रेंज कितनी है, 1.7 से 1.8 मिलियन स्पीसीज। ठीक है बेटा, इन्हीं स्पीसीज को, यानी टोटल नंबर ऑफ जो लाइफ फॉर्म्स है, टोटल वेराइटी ऑफ लाइफ फॉर्म है, उसी को हमने यहाँ पे क्या रेफर कर दिया है, बायो डाइवर्सिटी रेफर कर दिया है। ठीक है, और द नंबर एंड टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट ऑन अर्थ, जैसे मैंने अभी आपको बताया। ठीक है, पीछे आपने डेफिनेशन भी देखी थी आप। ठीक है बच्चा, आगे है वी शुड रिमेंबर हेयर दैट एज वी एक्सप्लोर न्यू एरियाज, मतलब जैसे जैसे हम नए एरिया को एक्सप्लोर करते हैं, इवन ओल्ड वन, अगर हम बाद में, जैसे मान लो आज हम किसी फॉरेस्ट में जैसे गए, मान लो ये वाला फॉरेस्ट वाला एग्जांपल लिया था मैंने अभी ना, सपोज करो यहाँ पे इनिशियल स्टार्टिंग जो हमने की थी यहाँ पे, तो पहले हमने स्टार्ट कहाँ से किया था, नंबरिंग दे देते हैं, पहले यहाँ से स्टार्ट किया था हमने फॉरेस्ट में, है ना, यहाँ पे हमने डिस्कवरी मतलब इसकी खोज की, इसकी स्टडी की, तो हमें 3 तरह के ऑर्गेनिज्म मिले। फिर हम सपोज करो कि हम 2 महीने बाद यहाँ से निकल गए थे, और 2 महीने हमने इसकी स्टडी की, सेकेंड वाले रीजन की स्टडी की, जो ये बड़ा वाला रीजन है, हम यहाँ नहीं आए। तो अब हम यहाँ पे जब गए थे सेकेंड वाले जगह पे, तो हमें न्यू स्पीसीज मिली, न्यू ऑर्गेनिज्म मिले, न्यू वेराइटी मिली। ठीक है, लेकिन जब वापस अगर हम जाते हैं यहाँ से अपने पुराने वाले ओल्ड वाली जगह पे, तो यहाँ पे भी कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म होंगे जो हमें देखने को मिलेंगे न्यू, है ना, कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म जैसे एक्स और जेड से हम रिप्रेजेंट करते हैं, कुछ यहाँ पे क्या हो जाएंगे, यहाँ पे भी न्यू मिलेंगे।
तो इवन जो हमने पहले से एक्सप्लोर कर रखा है एरिया, वहां पे भी चांसेस हैं, क्योंकि इवोल्यूशन मैंने कहा ना कि लगातार चल रहा है, जो डेवलपमेंट है वो लगातार चल रही है, ग्रोथ जो है वो लगातार चल रही है, ये रुकने वाला कोई प्रोसेस तो है नहीं। तो इस वजह से पुरानी जगह पे भी नए ऑर्गेनिज्म डेवलप हो सकते हैं बेटा, है ना। यही एनसीईआरटी कहने की कोशिश कर रही है कि अगर हम नए एरिया को एक्सप्लोर करते हैं, है ना, नए एरिया को एक्सप्लोर करते हैं, आगे यहाँ पे दिया गया है, या ओल्ड को एक्सप्लोर करते हैं, न्यू ऑर्गेनिज्म हमें कंटिन्यूअसली मिलते रहेंगे, है ना, और हम उनको आइडेंटिफाई करते रहेंगे। आई होप कि आपको ये पूरा क्लियर दिख रहा होगा, है ना, मैं भी इसमें नहीं आ रहा हूँ आपको। तो इस पूरे पैराग्राफ को हम लोगों ने समराइज कर लिया है, और काफ़ी अच्छे से समराइज कर लिया है। कुछ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको ध्यान में रखने हैं, है ना, जैसे बायोडाइवर्सिटी का डाटा या याद रखना है आपको, ये डाटा आपको हमेशा याद ही रखना है ना, भूलना नहीं है बिल्कुल भी, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी, है ना। ये डाटा आप याद रखिएगा। ये डाटा याद रखने के बाद यहाँ पे स्पीसीज के बारे में बताया गया थोड़ा बहुत, है ना, और यहाँ पे एक्सप्लोरेशन एरिया, कैसे कैसे हम कम एरिया को एक्सप्लोर करेंगे तो कैसे ऑर्गेनिज्म मिलेंगे, ज़्यादा एरिया को एक्सप्लोर करेंगे तो कैसे ऑर्गेनिज्म मिलेंगे, ये सारी चीज़ें आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना पड़ेगा, ठीक है। आगे चलते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ पे, हम लोग नेक्स्ट जगह पे इसको स्टडी करते हैं, ठीक है। चलिए, आ गया हमारा सिस्टमैटिक टेक्सोनॉमी। क्या है ये सिस्टमैटिक टेक्सोनॉमी? ठीक है, इसको थोड़ा सा हम लोग आगे एक्सप्लोर करते हैं, फिर समझते हैं कि आगे पैराग्राफ में क्या लिखा है, ठीक है। एक तो हम बात कर रहे हैं सिस्टमैटिक्स की, सिस्टमैटिक्स टैक्सोनॉमी, और एक सिंपल, देखो छोटा सा, मतलब छोटा सा मैं आपको बताऊंगा डिफरेंस, बहुत ज़्यादा इसको डिटेल में यहाँ पे टाइम बर्बाद नहीं करेंगे आपका, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस मैं आपको क्लियर करूंगा यहाँ पे, और एक नॉर्मल टैक्सोनॉमी, क्या क्या डिफरेंस इसमें, थोड़ा सा क्या डिफरेंस है, एक ही डिफरेंस आपको मैं बताऊंगा। अगर हम बात करते हैं टैक्सोनॉमी में, तो टैक्सोनॉमी इज अ ब्रांच ऑफ साइंस, अगर मैं आपको बताऊं क्या है, इज अ ब्रांच ऑफ साइंस, ब्रांच ऑफ बायोलॉजी या ब्रांच ऑफ साइंस, ठीक है, जिसमें क्या हो रहा है बेटा, क्या कर रहे हैं, एक्सप्लोरेशन ऑफ न्यू एरियाज हो रहे हैं, और उस न्यू एरियाज में हम क्या कर रहे हैं, नए ऑर्गेनिज्म को खोज रहे हैं, कैरेक्टराइजेशन उनका, जब हम नए ऑर्गेनिज्म खोज लेते हैं तो उनको क्या करते हैं, कैरेक्टराइज करते हैं, उनके कैरेक्टर को डिसाइड करते हैं, कौन कौन से कैरेक्टर हैं, कौन कौन से नहीं है, हम उनका आइडेंटिफिकेशन करते हैं, आइडेंटिफिकेशन करते हैं, ठीक है बेटा, हम क्या करेंगे, आइडेंटिफिकेशन करेंगे। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, आज जब हमने उसको आइडेंटिफाई कर लिया, फिर हम उसको क्लासीफाई करेंगे, क्लासिफिकेशन कर लिया, और फिर हम करेंगे उसका नॉमेनक्लेचर, नामकरण कर देंगे, बेसिकली हम उसका नाम रख देंगे, ठीक है ना। ये सारे काम हम लोग कर लेंगे इसमें टैक्सोनॉमी में। अच्छा, ये जो चीज़ें हम देखेंगे, तो ये जनरली जो हमारा जो डाटा होता है, कौन सा डाटा हम यूज़ करते हैं, बेसिकली हम किस डाटा के बेसिस पे हम इनको करते हैं, हम इनका जो डाटा यूज़ करते हैं, डेटा जो, या डाटा जो भी आप बोलते हो, डेटा जो यूज़ करते हैं, ये डेटा जो होता है बेटा आपका, ये मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर हो सकते हैं, मॉर्फोलॉजिकल, ठीक है, कैरेक्टर्स हो सकते हैं, या दूसरा एनाटॉमिकल कैरेक्टर्स हो सकते हैं, ठीक है, ये हो सकते हैं, या फिर साइटोलॉजिकल कैरेक्टर्स हो सकते हैं, मतलब इनकी सिमिलरिटी या साइटोलॉजिकल कैरेक्टर्स हो सकते हैं, एक्सेट्रा, है ना। ऐसे डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ जो कैरेक्टर्स हैं, उनका यूज़ करके उनके कैरेक्टरिस्टिक्स को हम मैच कराते हैं, सिमिलरिटीज और डिसमिलरिटीज को ढूंढते हैं, और फिर हम उसको कैरेक्टराइजेशन करते हैं, फिर आइडेंटिफिकेशन करते हैं, क्लासिफिकेशन करते हैं, नॉमेनक्लेचर करते हैं, ये सारी चीज़ें हम लोग कर लेते हैं, ठीक है। बस सिस्टमैटिक्स में थोड़ा सा चेंज किया है कि ये सब कुछ सेम एज टेक्सोनॉमी में करते हैं। जैसे यहाँ पे एक सरल भाषा में आपको समझाने की कोशिश की जा रही है ना, जैसे यहाँ पे टेक्सोनॉमी में किया गया, वैसे यहाँ पे भी हम करते हैं, बट हम इंक्लूड करते हैं, बट इंक्लूडिंग फाइलो जेनेटिक कैरेक्टर्स। हम क्या इंक्लूड करते हैं,
फाइलोजेनेटिक कैरेक्टर, व्हाट इज मीन बाय फाइलोजेनेटिक कैरेक्टर? हम उनके एंसेस्ट्रल, जो उनके एंसेस्टर होते हैं, है ना, हम एक तरह से लाइफ हिस्ट्री को खंगालते हैं उसके जनरेशन टू जनरेशन। जैसे हमारा कोई फॉसिल मिला, है ना, तो हम उस फॉसिल को मैच कराते हैं कि वो किससे क्लोजली रिलेटेड है, किससे क्लोजली रिलेटेड नहीं है ना। ये सारी चीजें हम लोग वहां पे करते हैं। ठीक है बेटा, तो यानी हम क्या करते हैं, कैरेक्टर्स को मैच कराते हैं एक तरह से। फाइलोजेनेटिक जो कैरेक्टर्स होते हैं उनको हम यहाँ पे मैच कराते हैं। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि एंसेस्ट्रल कैरेक्टर की बात कर रहे हैं। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा, है ना, क्लियर है, इतना तो आपको समझ में आ रहा होगा। सिस्टमैटिक्स में बेसिकली हम जो फाइलोजेनेटिक कैरेक्टर्स है उसको घुसा देते हैं। आपको सिंपल सा इतना याद रखना है, क्या घुसाएंगे, क्या हम यूज करेंगे, सिस्टमैटिक्स में हम फाइलोजेनेटिक कैरेक्टर्स को इंक्लूड कर लेते हैं। कैसे फाइलोजेनेटिक कैरेक्टर हम डिसाइड कर पाते हैं, हमारे पास फॉसिल्स होते हैं, हमारे पास, है ना, डिफरेंट डिफरेंट, तो उनसे क्या होता है कि हम कैरेक्टर्स को मैच कराते हैं, कोशिश करते हैं कि हमारा जो, जैसे हमें कैसे पता चला कि जो हमारे एंसेस्टर हैं वो एप लाइक होंगे, हमने क्या किया, हमारे इवोल्यूशनरी कैरेक्टर्स को मैच कराने की कोशिश की है विद एप लाइक क्रिएचर्स, है ना, मंकी वगैरह, है ना, जैसे गोरिल्ला वगैरह, तो उनसे मैच कराने की कोशिश की है कि वो कितना हमसे मैच करते हैं कितना नहीं करते हैं। हमने डिसिमिलरिटीज सिमिलरिटीज खोजी हैं, है ना, हम एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर बोन्स वगैरह जो मिलती हैं उनसे मैच कराने की कोशिश करते हैं, उनमें क्या प्रोसेसेस पाए जाते हैं उनसे, है ना, क्या होते हैं, तो ये सारी चीजें हम लोग मैच करते हैं, उनके कैरेक्टर्स को डिसाइड करते हैं, देन आफ्टर फिर हम उसका आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर करते हैं। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा, छोटा सा एक पॉइंट यहाँ। ठीक है बेटा, आगे बढ़ते हैं। अगर हम बात करें थोड़ा सा और यहाँ पे कि हम वाई वी नीड टेक्सोनॉमी, है ना, टेक्सोनॉमी की हमें ज़रूरत क्या पड़ी, या हमें क्लासिफिकेशन की ज़रूरत क्या पड़ी, हमें इसकी ज़रूरत क्या है। ठीक है, थोड़ा सा यहीं स्टडी कर लेते हैं इसके। तो हमको समझ में आता है, जैसे अगर हम बात करें, जैसे आप स्कूल में पढ़ते हो, आप कॉलेज में पढ़ते हो, है ना, हो सकता है आप स्कूल में पढ़ते हो, है ना, तो होता क्या है कि जब हम स्कूल में रहते हैं तो हमारे स्कूल में 500 600 1000 2000 बच्चे होते हैं। अब हर किसी को तो नहीं जानते आप, नाम वाइज उनके, है ना, नहीं जान सकते, या वो घर पे क्या बुलाए जाते हैं नहीं जान सकते। लेकिन आप जब स्कूल में जाते हैं तो हर किसी को एक क्लास असाइन कर दिया जाता है कि ये बच्चा 10th क्लास का है, ये बच्चा 9th क्लास का है, ये बच्चा 11th क्लास का है, ये बच्चा 12th क्लास का है। मतलब वहाँ पे ग्रुपिंग कर दी गई। तो ग्रुपिंग करने से क्या फायदा हुआ कि अगर प्रिंसिपल सर को या फिर आपको, प्रिंसिपल सर ने आपको बोला कि जाइए 10th क्लास से इस बच्चे को बुला लाइए, तो आप हर क्लास में तो जाओगे नहीं कि ये बच्चा किस क्लास में है, ये बच्चा किस क्लास में है, किस क्लास में है। आपको एक कैटेगरी मिल गई, जिससे क्या हुआ, आप 10th क्लास में सीधे पहुंच गए और 10th क्लास में उस बच्चे को बुला लिया। ठीक है, मतलब क्या हुआ कि हम इजी इंफॉर्मेशन को एक्सेस कर सकते हैं अगर क्लासिफिकेशन हुआ है, अगर टेक्सोनॉमी हुई है, अगर कैरेक्टराइजेशन हुआ है। तो मान लो अगर किसी ने क्लासिफिकेशन किया ही नहीं होता, तो क्या हमें पता होता कि हमारे एंसेस्टर के कैरेक्टर्स भी है हमारे जैसे होते थे, या फिर हमारे कैरेक्टर जो है एंसेस्टर के जैसे हैं, उनके बारे में कुछ लिखा ही नहीं होता, कहीं कुछ हुआ ही नहीं होता, है ना, तो हमें डिटेल पता ही नहीं चलती। और फिर हम उसका, उस डाटा का यूज, डेटा का यूज जो है वो हम कहीं अच्छी जगह नहीं कर पाते, है ना, अपने सपोर्ट में, क्योंकि ह्यूमन बहुत सेल्फिश है, आप जानते हो ना, हर डेटा का यूज अपने सपोर्ट में कर लेता है, अपने वेलबींग में कर लेता है, एक तरह से कह सकते हैं, हाँ। तो क्लासिफिकेशन, कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन बहुत जरूरी है। ठीक है, दूसरा एक पॉइंट हो गया कि ये क्लासिफिकेशन क्यों जरूरी है या फिर टेक्सोनॉमी क्यों जरूरी है। अब इसमें जो अलग अलग चीजें आती हैं, आपका कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, ये सारी चीजें भी आपको समझनी है। ठीक है, जैसे छोटा सा कैरेक्टराइजेशन की अगर हम बात करें, कैरेक्टराइजेशन क्यों करना है, हमें क्या जरूरत है करने की। कैरेक्टराइजेशन का मतलब हो गया हम उसे कैरेक्टर डिसाइड करेंगे। कैरेक्टर का मतलब हाइट क्या है, लेंथ कितनी है ना, ब्रेथ कितनी है, क्या उसमें कोई स्पॉट है, क्या कुछ नहीं है। जैसे हमारा कोई फॉसिल मिला, अब फॉसिल जब मिला तो हमने उसको मेजर करना स्टार्ट कर दिया, हमने बोन्स मेजर करी, हमने उसका डायमीटर मेजर किया, हमने उस पर प्रोसेसेस देखे, हमने देखा बोन्स में कहीं कार्टिलेज का कुछ स्पॉट बना था क्या, कुछ कैसा कुछ गड्ढा है, या जो भी चीज़ें हम सब ने मेजर करी। ठीक है, तो जी मेजरमेंट, ये जो सारी चीज़ें हमने करी हैं, ये फिजिकल प्रॉपर्टीज जो हमने देखी हैं, ये क्या है, एक तरह से कैरेक्टर्स ही तो है। अब इन कैरेक्टर्स को हम किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म के कैरेक्टर से मैच करा सकते हैं कि क्या ये कैरेक्टर उससे मैच करता है, और अगर मैच करता है तो दोनों ऑर्गेनिज्म सेम होंगे। जैसे हम बात कर रहे थे कि अभी एप लाइक ऑर्गेनिज्म होते हैं वहां पे, है ना, तो हमारे में और एप लाइक में हमने मैचिंग कैसे निकाली, कैरेक्टराइजेशन की हेल्प से तो निकाली।
ठीक है, ये आपको समझना है। फिर हम उसे जब कैरेक्टराइज कर लेते हैं तो उसको मतलब हमने आइडेंटिफाई कर लिया, एक तरह से आइडेंटिफिकेशन करते हैं, हम इसको प्रॉपर्ली समझ जाते हैं कि इसके कैरेक्टर ये हैं, ये इस क्लास का है, ऐसा ऐसा होगा सारी चीज़ें। और फिर फाइनली हम उसके लिए क्लासिफिकेशन तैयार कर देते हैं, और लास्टली हम क्लासिफिकेशन तैयार करने के बाद हम उसका नॉमेनक्लेचर यानी हम उसे नामकरण कर देते हैं, उसका पार्टिकुलर नाम दे देते हैं। ये सारी चीज़ें कैसे देते हैं ये अभी हम आगे पढ़ेंगे। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा थोड़ा सा जो यहाँ पे या जो हमने डिफाइन किया है उसके बारे में, है ना। आगे हम बात करते हैं सिस्टमैटिक्स। यहाँ पे थोड़ा सा मैंने एनसीईआरटी की लैंग्वेज जो यहाँ पे थी वही मैंने लिख दी है यहाँ पे उठा के। क्या था टैक्सोनॉमी की बात अगर हम करें तो टैक्सोनॉमी ये साइंस है किसका, क्लासिफिकेशन का। पार्टिकुलरली अगर हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म का, है ना। टैक्सोनॉमी यानी क्लासिफिकेशन आप कहीं भी कर सकते हो। जैसे आप क्लास में, मैंने बोला कि जाइए क्लास में जिनकी 5 से 6 फीट की हाइट है बीच में, उनको एक कैटेगरी में खड़ा कर दीजिए, या ऐसा नहीं, ऐसे ऐसे सोचो, इसे और थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं। अगर आपको कहा जाए जैसे क्लास में कि जाइए बच्चों की हाइट पता करके आइए, तो आप क्या करोगे। बच्चों की हाइट पता करने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, लेकिन कुछ स्मार्ट तरीके होते हैं, कुछ टाइम वेस्टिंग तरीके होंगे। जैसे आप एक एक बच्चे के पास जाओ, बेटा कितनी एज है, आप मतलब हाइट कितनी है आपकी, है ना, किसके किसके रेंज में बिलोंग करते हो आप, कौन कौन सी रेंज में बिलोंग करते हो, कौन कौन सी रेंज में बिलोंग करते हो, सबसे कहना पड़ेगा। तो सबसे कहने से अच्छा है हमारे पास एक स्मार्ट तरीका कि हमने कह दिया हमारे पास 3-4 कैटेगरी है, हमने बोल दिया जिनकी हाइट 4 से 5 फीट की है वो एक लाइन में खड़े हो जाए, जिनकी हाइट 5 से 6 फीट में वो एक लाइन में खड़े हो जाए, है ना, जिनकी हाइट उससे ज़्यादा है वो एक लाइन में खड़े हो जाए, जिनसे 4 से फीट से कम है उनके एक लाइन में खड़े हो जाए। तो मतलब हमने क्या किया, एक कैटेगरी बता दी, वो सबके सब बच्चे खड़े हो गए बराबर से। अब आपको पता चल गया 5 बच्चे 5 फीट वाले हैं, 5 बच्चे 4 फीट वाले हैं, ऐसे करके आपको एक कैटेगरी तुरंत मिल गई, ईजिली, है ना। तुरंत का तुरंत आपको एक एक बच्चे के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ी। ठीक है, तो कैरेक्टराइजेशन हमने किया वहां पे, मतलब हमने टेक्सोनॉमी का यूज किया एक तरह से। ठीक है, आगे है इट इन्वॉल्व्स आइडेंटिफिकेशन। हमने कहा जैसे कैरेक्टराइजेशन कर लिया तो उसमें फिर हम आइडेंटिफिकेशन करेंगे विद द हेल्प ऑफ कैरेक्टर्स, है ना, एंड फिर उसका नेमिंग करेंगे, एंड लास्टली हम उसको कह देंगे एक तरह से क्लासिफाई। ठीक है, आगे दिखा है कैरेक्टराइजेशन ऑफ स्पीसीज बेस्ड ऑन शेयर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स। जो शेयर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं अपने एंसेस्टर से और हमारे जो आने वाले पीढ़ी होती है ना उसमें। फिर हम बात करते हैं एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स, ठीक है, और उनके जो एंसेस्ट्रल रिलेशनशिप होते हैं यानी एंसेस्ट्रल जो कैरेक्टर्स होते हैं उनको भी मैच हमें कराना पड़ता है। ये सिस्टमैटिक्स के अंदर आता है। नॉर्मल टेक्सोनॉमी मैंने बताई, नॉर्मल टेक्सोनॉमी में हम अदर कैरेक्टर्स को इंक्लूड करते हैं विदाउट इंक्लूडिंग जो हमारा है एवोल्यूशनरी बायोलॉजी, है ना, या एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप जो उसको हम हटा देते हैं। ठीक है, जनरली टेक्सोनॉमी मैंने अभी बताया ही था आपको किसकी कौन कौन सी चीजें इसमें आती हैं। इसमें आती है कैरेक्टराइजेशन, जैसा कि मैंने बताया आपको, है ना। फिर हम बात करेंगे, यहाँ पे आता है आइडेंटिफिकेशन, ठीक है ना। फिर यहाँ पे आता है आपका क्लासिफिकेशन और नॉमेनक्लेचर। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये आइडिया लग रहा होगा कि हम लोग किस बारे में बात कर रहे हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं अगला पैराग्राफ को। यहाँ